हेलो दोस्तों, मैं लोकू जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। आज शुरू करते हैं एक नए जोश, एक नए उत्साह के साथ। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। यहाँ से आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। गांधी जी के बारे में मैंने कल के वीडियो में शुरुआत कर दी थी। आज हम उससे आगे बात करेंगे, गांधी जी से ही संबंधित है। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी किन से प्रभावित थे, कहाँ से कौन से सिद्धांत उन्होंने लिया, जो कि आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। और हमने कुछ बेसिक चीज़ें जाना था कि गांधी जी ने जैसे वेदों से ईश्वर सत्य है, तो उन्होंने कह दिया सत्य ही ईश्वर है। और सत्य क्या था, अहिंसा क्या था, उनका अर्थ क्या था उनके हिसाब से। और फिर हम देखेंगे सत्याग्रह का मतलब क्या था। ये सब चीज़ें हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। और कैसे हैं आप सभी? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक खुशी की बात यह है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं बहुत तेज़ी से बढ़े हैं, तो इसके लिए आप सभी का सहयोग मिला है, धन्यवाद। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको बहुत अच्छे ढंग से आपको चीज़ें बताई जाएंगी आपके लिए जो फ़ायदेमंद होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे रस्किन के बारे में। तो आप बोलेंगे सर, हम लोग गांधी जी के बारे में बात कर रहे थे, फिर रस्किन कहाँ से आ गया? तो बेसिक क्या है कि जो गांधी जी थे वो रस्किन के द्वारा जो बुक लिखी गई थी उससे वो प्रभावित हुए थे, और वहाँ से कुछ ना कुछ वो ग्रहण कर लिए थे। तो क्या ग्रहण कर लिए थे, आज हम इसी वीडियो में बात करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रस्किन द्वारा क्या चीज़ें इन ग्रहण करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे जॉन रस्किन दिख रहा है, मैंने तस्वीरें लगा दी हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए चीज़ों को। तो जॉन रस्किन की एक पुस्तक है अनटू दिस लास्ट। यहाँ देखिए, इस पुस्तक नाम है अनटू दिस लास्ट। किसने लिखा है? जॉन रस्किन ने। पहला क्वेश्चन यही बन गया, अनटू दिस लास्ट किसने लिखा है? तो जॉन रस्किन ने। तो जॉन रस्किन ने एक पुस्तक यहाँ लिखी है, और अनटू दिस लास्ट से जो है आप देखेंगे जो सर्वोदय का सिद्धांत है, सर्वोदय का जो सिद्धांत है उसे गांधी जी इसी पुस्तक से ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो फिर इसका अर्थ क्या होता है सर्वोदय का, तो यहाँ ही जान लेते हैं। तो इसका ये दो शब्द से मिलके बना हुआ है, एक सर्व एक उदय। तो एक सर्व होता है, एक उदय, ये दो शब्दों को मिला देंगे तो सर्वोदय बन जाएगा। तो सर्व का मतलब हो गया कि सभी का, और सभी का मतलब हो गया प्राणियों का। सभी का मतलब केवल इंसान नहीं, प्राणी मतलब जिसमें जानो उन सभी का। और उदय का मतलब हो गया उत्थान, अर्थात सभी प्राणियों का उत्थान। इसका जो सर्वोदय का अर्थ निकला, सभी प्राणियों का उत्थान ही सर्वोदय कहलाया। और पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि यह सर्वोदय जो है, यह सर्वोदय का सिद्धांत जो है गांधी जी ने कहाँ से प्रभावित होकर लिया था? तो जॉन रस्किन के अनटू दिस लास्ट पुस्तक से। अच्छा, सर्वोदय शब्द को दिया था गांधी जी ने, मतलब यहाँ से विचारों से प्रभावित हुए थे, फिर उन्होंने इस शब्द को दिया सर्वोदय। और आपसे पूछेगा कि सर्वोदय का सिद्धांत कहाँ से लिया, तो अनटू दिस लास्ट से। और यह सिद्धांत में यह जो सर्वोदय शब्द है यह किसका है, तो गांधी जी का दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग, इतना क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर्वोदय को। अच्छा हाँ, एक बात और बता दूं, जो प्राणियों का उत्थान की बात है, वैसे तो ये चीज़ें हमारे यहाँ से बहुत पहले से हैं। आज भी हम लोग कहते हैं कि प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। लेकिन अब क्या है कि आयोग या जो भी है वो कहीं ना कहीं हमारी चीज़ों को पता नहीं क्यों प्रमोट नहीं करना चाहते, क्या है। और यही चीज़ें कोई विदेशी लिख देता है तो उसको हम अपना माँ बाप मानने लगते हैं। खैर जो भी हो, चलिए आगे चलते हैं। सर्वोदय को विख्यात, देखिए पहली बात है, इस जो सर्वोदय शब्द है इसको कई लोग कई तरीक़े से परिभाषित करेंगे। तो इसी को व्याख्यातित करते हुए विनोबा भावे, यहाँ देखिए तस्वीर लगी है, एक प्रकार से बहुत ही शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, लेकिन बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। इनको ही देखेंगे कि बाद में भूदान आंदोलन को चलाते हैं, और बहुत बड़ा योगदान रहा इनका भी। तो सर्वोदय को व्याख्यातित करते हुए विनोबा भावे कहते हैं कि जितनी हवा, पानी, रोशनी और धरती है वह सभी की है और सभी के लिए। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो भी हवा, पानी, रोशनी और धरती है वह सभी की है,
और सभी के लिए है। तो आपसे यह स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा। दूसरा क्या है कि जो भूदान आंदोलन है 1951 में इन्हीं के द्वारा चालू किया जाता है। तो भूदान आंदोलन किसके द्वारा चालू किया जाता है, तो आपसे पूछेगा तो आप आंसर देंगे भूदान आंदोलन जो है 1951 में इन्हीं के द्वारा चालू किया जाता है, विनोबा भावे। अच्छा, शुरुआत कहाँ से करते हैं, तो पोचमपल्ली से यह शुरुआत करते हैं। यह कहाँ है, तेलंगाना में। आज का जो तेलंगाना है वह उस तेलंगाना में एक स्थान है पोचमपल्ली, वहाँ से इसकी ये शुरुआत करते हैं। ठीक है, भूदान आंदोलन। और इसका स्रोत जो होता है वह सर्वोदय होता है। आपसे पूछेगा कि भूदान आंदोलन का जो स्रोत है वो क्या था, तो सर्वोदय किसने शुरू किया, विनोबा भावे जी ने। अब एक बात पे और बात कर लेते हैं कि इनके दो सिद्धांत और हम पढ़ेंगे आगे जाके, कि सबने हो गया आंदोलन का सिद्धांत और एक राज्य का वित्त मॉडल सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को गांधी जी ने कहाँ से लिया था, और इस सिद्धांत के बारे में क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ से गांधी जी ने ग्रहण किया था। तो एक थे हेनरी डेविड थोरो, हेनरी डेविड थोरो ये थे। तो इनके जो विचार थे उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर दो विचार ये ग्रहण करते हैं बाद में। देखिए, बताने को तो बहुत कुछ बता सकता हूँ, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। तो हेनरी डेविड थोरो से प्रभावित होकर इन्होंने इनसे दो विचार ग्रहण किए। एक पहला जो है सबने अवज्ञा का सिद्धांत है और दूसरा जो है राज्य का वित्त मॉडल है। ठीक है, आपसे पूछेगा सबने अवज्ञा का सिद्धांत और राज्य का वित्त मॉडल सिद्धांत गांधी जी ने किनके विचारों से ग्रहण किया, तो हेनरी डेविड थोरो। आपसे पूछेगा कि सर्वोदय का सिद्धांत कहाँ से ग्रहण किया, अनटू दिस लिस्ट। ठीक है, यहाँ देखिए अनटू दिस लास्ट है, लिस्ट में पढ़ दिया। तो ये किसकी बुक है, जॉन रस्किन की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब हम बात करेंगे, अभी तक जो हमने वीडियो में देखा था कि 1903 में गांधी 1901 में गांधी पुनः भारत आते हैं और गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं, फिर भारत का भ्रमण करते हैं। कहानी यहाँ तक पहुँची थी। 1903 का सफ़र आता है तो 1903 में जो अफ्रीका के लोग थे गांधी जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ यहाँ फिर आइए, यहाँ पर हम पे फिर से जुल्म हो रहा है, आप आके हमारा नेतृत्व कीजिए। तो गांधी जी इस बात को वादा करके वापस आए थे 1901 में भारत में कि अगर आपको आवश्यकता पड़ेगी तो मैं दोबारा आऊँगा दक्षिण अफ्रीका में। जब एक खबर गांधी जी के पास पहुँचती है तो गांधी जी तुरंत वहाँ से चलते हैं भारत से, फिर से अफ्रीका का दौरा करते हैं। तो वहाँ देखेंगे 1904 में फिर पहुँचते ही 1904 में फिनिक्स फर्म, या इसे हम फिनिक्स आश्रम कहते हैं, कि ये स्थापना कर देंगे। तो गांधी जी जब पहुँचेंगे तो फिनिक्स फर्म और फिनिक्स आश्रम की स्थापना करेंगे। तो 1904 में ये स्थापना करते हैं। उपदेश क्या था, उपदेश था कि सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराना। तो इसका उपदेश क्या था कि सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित किया जाना चाहिए। ठीक है, और आपको इसी में देखेंगे, इसी आश्रम में गांधी जी ने अपने जर्मन मित्र कालेनबाख की सहायता से भारतीयों के पुनर्वास की व्यवस्था की। क्या हुआ था कि 1903 से जब इनको बुलाया गया तो इस पे गांधी जी अंग्रेज़ों द्वारा जो है भारतीयों पर और जो भी विदेशी वहाँ पर काम करने आए थे मजदूर के रूप में, उन पे जुल्म किया जाता था। तो गांधी जी जब पहुँचते हैं तो फिनिक्स फर्म और फिनिक्स, या इसे हम बोल देते हैं फिनिक्स आश्रम, इसकी स्थापना करते हैं और इसमें यह सत्याग्रह के दर्शन के बारे में लोगों को परिचित कराते हैं। और सत्याग्रह का क्या मतलब है मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और फिर ये क्या होता है कि इन्होंने इसी आश्रम में गांधी जी जो थे वह एक कालीन बख्श थे, कालीन बाग, जो बख्श नहीं बाग थे, कालीन बाग थे, उनके वो जर्मन मित्र थे। तो जर्मन मित्र कालीन बाग की सहायता से भारतीयों के पुनर्वास, अर्थात जिनको अंग्रेज निर्वासित कर रहे थे, निकाल रहे थे, वो इनको अपने बसाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं हम। इनका सत्याग्रह संबंधी फिर पहला प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि गांधी जी सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग कहाँ करते हैं और कब करते हैं। तो हम आपको समझना पड़ेगा कि सत्याग्रह संबंधी, देखिए दो ऑप्शन देगा, एक दक्षिण अफ्रीका दे देगा कि यहाँ से शुरुआत करते हैं सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग गांधी जी, और एक दे देगा भारत। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप सोचोगे कि सत्याग्रह संबंधी पहला जो आंदोलन है या शुरू किया गया तो भारत में, यहीं आप गलत हो जाओगे।
नहीं, सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया गया था वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया गया था। कब किया गया था ये भी मैं बता दूं, 1906 में सत्याग्रह का इनके द्वारा पहला प्रयोग किया गया था। जब भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछेगा तब आप भारत से संबंधित जो जानकारी है उसके हिसाब से लगाएंगे। तो सत्याग्रह का पहला संबंधी जो प्रयोग हुआ था 1906 में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि अंग्रेजों द्वारा देखेंगे वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसके द्वारा एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट इसको लाया जाता है। अब आप पूछोगे एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट क्या था? तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट यूँ समझिए कि यह ऐसा एक्ट था जिसके माध्यम से जो भारतीय थे या गैर भारतीय जैसे चीनी लोग थे उन लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। उसमें अंगूठा संबंधी चिन्ह जिसे बायोमेट्रिक बोल सकते हैं इस तरह की चीज़ें थी और उनको अपने पास रखना होता था एक सर्टिफिकेट। और जब उनसे मांगा जाता था तो उनको दिखाना पड़ता था, नहीं तो उनको निर्वासित किया जाता या उनको जुर्माना भारी भरकम लगाया जाता था। तो इसका विरोध देखिए ना, इसका विरोध क्या हो, इसका विरोध होना शुरू हो जाता है कि हमको तो एकदम जानवर जैसा समझ ले रहे हैं कि हम गले में लटका के चले हरदम सर्टिफिकेट। तो इसका बहुत तेज़ी से विरोध हुआ। तो इसका जब विरोध हुआ तो इसी समय गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी पहला आंदोलन शुरू किया। इस कानून को कौन लेकर आया था? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट जो है इस कानून को कौन लेके आया था? तो इस कानून को जो है ट्रांसवाल की सरकार ने लेके आया था, ट्रांसवाल की सरकार ने लेके आया था। इस आंदोलन में अच्छा देखेंगे कि विदेशी फंडिंग भी होती है। विदेशी फंडिंग कैसे कर सकते हैं? तो विदेशी फंडिंग इसलिए कि देखेंगे गांधी जी ये दक्षिण अफ्रीका में है लेकिन भारत से इसमें फंडिंग होती है। तो पूछेगा कि इस आंदोलन में जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में आंदोलन, पहला सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी द्वारा चलाया जा रहा था, इसमें किसने किसने वित्तीय सहायता दी? भाई कोई आंदोलन चलेगा, बड़े स्तर पे चलेगा तो उसके लिए धन चाहिए और धन चाहिए तो उसके लिए फंडिंग चाहिए। तो फंडिंग कौन करता है ये इम्पोर्टेंट होता है, आंदोलन उसी हिसाब से चलता है। तो यहाँ उस समय देखेंगे जो फंडिंग करने वाले लोग थे तो उनमें सबसे प्रमुख जो नाम आया था वह रतन टाटा जी का आया था। वैसे ये कहीं दर्ज नहीं मिलता है मेरे ख्याल से कि कितना किसने दान दिया था, लेकिन 3 लोगों ने दान दिया था ज़्यादातर। तो रतन टाटा इसमें फंडिंग किए थे, हैदराबाद के निज़ाम किए थे और मुस्लिम लीग ने की थी। तो आप देखेंगे कि रतन टाटा, हैदराबाद का निज़ाम और मुस्लिम लीग, ये 3 लोगों ने इस आंदोलन में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में जो सत्याग्रह वाला पहला आंदोलन चलाया जा रहा था गांधी जी द्वारा 1906 में, इसमें 3 लोग फंडिंग करते हैं। और यह उम्मीद करा जाता है कि रतन टाटा जो है बहुत रईस आदमी थे और ये बहुत अच्छा खासा फंडिंग किए होंगे। तो सबसे ज़्यादा जो फंडिंग करने का उम्मीद है वो रतन टाटा को माना जाता है। तो इसको हम याद कैसे कर सकते हैं? तो इस आंदोलन को हम राहम नाम दे देते हैं कि इसमें जो वित्तीय राहम करने वाले हैं लोग हैं वही वित्तीय सहायता देते हैं। तो राहम से रा से रतन टाटा हो जाएगा, हा से हैदराबाद का निज़ाम हो जाएगा, माँ से मुस्लिम। इस तरह आप ये इसको याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। यहाँ देखिए गांधी जी का मैंने तस्वीर लगाया। बचपन में कुछ ऐसे दिखते थे, थोड़ा जब जवान हुए तो कुछ ऐसा दिख रहे हैं, और जब नौजवान एकदम हुए तो काफ़ी हैंडसम इस तरह दिखते थे। लेकिन जब ये अफ्रीका से लौट के भारत आएंगे तो कुछ इस तरह हो जाएंगे, क्योंकि भाई उम्र ढल रहा है ना, जवानी तो रुकेगी नहीं। और इनको एक कहानी बनानी थी, वह जवानी से शुरू होती है और बुढ़ापे तक जाती है। तो इसीलिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे ना, मतलब इनके आसपास ही घूमेगा। आगे बात करते हैं। यहाँ देखिए अगला पॉइंट की बात करेंगे तो गांधी जी को 1908 में जेल में डाल दिया गया। 1906 में ये तो आंदोलन कर ही रहे थे। उसके बाद आप देखेंगे कि 1908 में इनको जेल में डाल दिया जाता है। अच्छा, 1908 का जो डेट है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है मैं आपको बता दूं। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में देखेंगे कि यहाँ जेल में डाले जा रहे हैं तो क्या होता है कि इसी समय 2 घटनाएं घटित होती हैं। एक तो जब भारत में देखेंगे तिलक को जेल भेज दिया जाता है, तिलक को जेल भेज दिया जाता है, क्योंकि 1907 में देखेंगे, हमने पिछले वीडियो में बताया कि भारत में 1907 में कांग्रेस 2 धड़ों में बढ़ जाती है, एक गरम दल एक नरम दल। तो जो 2 धड़ों में बढ़ जाती है तो ये दोनों गरम दल, इनमें पहला फुटाव हो जाता है, ये दोनों अलग हो जाती हैं।
तो जब दोनों कांग्रेस का विभाजन 1907 में हो जाता है तो इसी का फ़ायदा उठाकर उस समय का गवर्नमेंट तिलक पे आरोप लगाती है कि आपकी हरकतों से हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो ये क्या करते हैं, तिलक को उठा के जेल में बंद कर देते हैं। तो तिलक के कारनामों से एक तो अंग्रेज परेशान थे, तो 1908 में देखेंगे तिलक को मांडले जेल भेज दिया जाता है जो म्यांमार में था। और इसी समय देखिए विरोध में बम्बई कपड़ा मिल के मजदूर हड़ताल भी करते हैं। तो हमने वैसे पिछले वीडियो में ये सब चीज़ें मैंने बताई है, लेकिन यहाँ मैं आपको कनेक्ट कर रहा हूँ कि जब 1908 में गांधी जी जेल में डाले जाते हैं तो उस 1908 में भारत में क्या हो रहा था उस समय। तो भारत में भी जो एक महत्वपूर्ण नेता हैं तिलक, इनको भी जेल में डाल दिया जाता है। और आप देखेंगे जब इनको जेल में डाल दिया जाता है तो फिर इसका विरोध होता है। अब विरोध किन के द्वारा किया जा रहा है, विरोध किया जा रहा है बम्बई के कपड़ा मिल मजदूर के द्वारा। यहाँ आप देख रहे हैं ना, कपड़ा मिल मजदूर लिखा ना, तो बम्बई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा हड़ताल कर दिया जाता है। और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि यह बम्बई का जो कपड़ा मिल मजदूर द्वारा हड़ताल किया गया, ये मजदूरों द्वारा किया गया पहला राजनीतिक हड़ताल था। आपसे पूछेगा भी एग्जाम में कि जो मजदूरों द्वारा किया गया पहला राजनीतिक हड़ताल कौन सा था भारत में, तो यही था बम्बई का कपड़ा मिल मजदूर के द्वारा किया गया हड़ताल 1908 में। ठीक है, तो आपको बता दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, 3 लोग, आगे का पॉइंट है कि 3 लोग दक्षिण अफ्रीकी सरकार से बातचीत करने आते हैं। देखिए जब गांधी जी जेल में डाल दिए जाते हैं तो ये बात भारत में भी चर्चा होने लगता है। और एशियाटिक जो हमने आपको बताया था कि जो एशियाटिक जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है, इसके विरोध में इन्होंने पहला सत्याग्रह आंदोलन चलाया। बाद में देखा कि 1908 में इनको उठा के जेल में डाल दिया गया और 1908 में देखे हमने ये सब घटनाएं घटी। लेकिन जब गांधी जी जेल में डाले गए तो भारत में बहुत बहस छिड़ गया। तो गोखले, आप देखेंगे ना, दक्षिण अफ्रीकी सरकार से 3 लोग बात करने आएंगे, 3 लोग बात करने आएंगे। और इम्पॉर्टेंट है, आपको वैसे बहुत हाई लेवल पे अगर आपको जाके पूछेगा तो ये सब बातें आएंगी। तो 3 लोग में जो बात करने आते हैं वो गोखले होते हैं, CF एंड्रोज होते हैं और लॉर्ड हार्डिंग। आप देखेंगे लॉर्ड हार्डिंग जो है भारत का गवर्नर जनरल होता है उस समय। तो गोखले जब आता है तो गोखले जब आते हैं तो अफ्रीकी गवर्नमेंट से बात करते हैं कि आप देखिए ऐसा ना करिए, गांधी जी को छोड़ दीजिए और यह कानून वापस ले लीजिए। और सरकार, मतलब जो दूसरे व्यक्ति आते हैं CF एंड्रोज आते हैं, ये भी बोलते हैं कि भाई देखिए इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है तो कुछ तो विचार कीजिए। और गांधी वकील भी हैं और इनके पास अच्छा समर्थन है, तो आप इनको थोड़ा छोड़ दीजिए, इनको कैद करना उचित नहीं है। लॉर्ड हार्डिंग भी भारत का गवर्नर जनरल होके इतने प्रभावशाली लोग जब दक्षिण अफ्रीकी गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं तो दक्षिण अफ्रीकी गवर्नमेंट ने क्या किया कि इसका परिणाम ये निकला कि कानून को समाप्त कर दिया। अब देखेंगे कि कानून समाप्त हो जाएगा। अभी चीज़ें आप याद रखे रहिए कि दक्षिणी अफ्रीकी गवर्नमेंट से किन लोगों ने बात किया। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, CF एंड्रोज थे और लॉर्ड हार्डिंग। मैं चीज़ों को कहानीनुमा इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे कि इतनी सारी घटनाएं यहाँ पर होती है। तो गांधी जी क्या है कि वहाँ पर लोगों के द्वारा सहयोग करते हैं और वहाँ पर अपने बहुत सारे प्रयोग करते हैं, आंदोलन चलाते हैं, तो इनका अनुभव अच्छा खासा हो जाता है। तो फिर क्या कहते हैं कि अब हम अंतिम रूप से देखेंगे कि 1915 में गांधी जी भारत वापस पुनः लौट के आते हैं। पहला 1901 में आए थे। अब जब वहाँ फिर 1903 में चले गए थे, 1904 में जाके वहाँ फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं। हमने ये सब बातें अभी बताया। तो फिर देखेंगे जब दक्षिण अफ्रीका में वे ऐसा संघर्ष किए तो ऐसा संघर्ष उन्होंने लगभग 15 तक किया, 15 के 14 आखिरी तक किया। और 9 जनवरी को आप देखेंगे 1915 में अंतिम रूप से गांधी जी, यहाँ तो मैंने देखिए अंतिम रूप से, मतलब इसके बाद ये दक्षिण अफ्रीका नहीं जाएंगे, ये अंतिम रूप से भारत वापस चले आते हैं। ठीक है, अब जब ये भारत आते हैं तो भारत की भी वही स्थिति होती है।
भारत में भी लोग सताए जाते हैं, मारे जाते हैं। तो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ अपने आंदोलन को शुरू करते हैं। उससे पहले इन्होंने कुछ काम किया, अपने आप को मजबूत किया और लोगों से जोड़ने का प्रयास करते हैं, फिर ये जाके अपने प्रभावशाली आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। तो 1915 में गांधी जी का अंतिम रूप से भारत में वापसी होता है और आप देखेंगे कि 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करते हैं। साबरमती आश्रम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यह साबर नदी के तट पर है और ये कहाँ है? अहमदाबाद में। तो अहमदाबाद में साबरमती नदी के तट पर साबरमती नाम से एक आश्रम बनाया जिसका नाम साबरमती आश्रम रखा। अच्छा, इसका उपदेश क्या था? इसका उपदेश वही था जो दक्षिण अफ्रीका में था, सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित कराना। आप देखेंगे कि वहाँ पर भी सत्याग्रह के दर्शन से लोगों को परिचित करा रहे थे। यहाँ पर भी यही बात बोलेंगे कि भाई देखो, मार झगड़ा लड़ाई नहीं करना, क्योंकि वो हमसे है भी हैं। अगर हम उनसे जाके टकराएंगे तो हमको पक्का तोड़ेंगे। तो ऐसे में क्या है कि हमको बहुत शालीनता से काम करना है, बहुत चालाकी से करना है। तो इन्होंने कहा कि सत्याग्रह संबंधी जो दर्शन है इससे हम लोगों को परिचित कराएंगे, फिर हम आंदोलन चलाएंगे। 1916 में ही देखेंगे कि एक और घटना होती है कि 1916 में BHU का उद्घाटन समारोह होता है। BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आज हम बनारस में देख रहे हैं, इसका उद्घाटन समारोह होता है 1916 में ही। तो गांधी जी इसमें शामिल होते हैं, पहली बार मतलब BHU के उद्घाटन समारोह में शामिल होते हैं गांधी जी। तो गांधी जी ने यहाँ अपना पहला सार्वजनिक भाषण दिया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण कहाँ दिया? तो गांधी जी ने अपना पहला सार्वजनिक भाषण जो है इसी BHU कैंपस में दिया, जब इसका उद्घाटन समारोह किया जा रहा था 1916 में। ये कांग्रेस को इन्होंने एक कमेंट किया, इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है, यहाँ देखिए, एक मिनट, यहाँ देखिए, कांग्रेस जो है यह धनाढ्यों की पार्टी है। इन्होंने कहा कि कांग्रेस, अच्छा होता भी ऐसा था, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते थे, वकील होते थे, रईसदार होते थे, तो उनके पास पैसा होता था। तो इन्होंने कहा कि जो कांग्रेस है सब कुछ ठीक है, लेकिन यह धनाढ्यों की पार्टी है, इसमें गरीब जनता या जनता कहीं दिखाई नहीं देती है। और यही तिलक भी कह रहे थे गरम दल वाले कि भाई हमें जनता से जुड़ना है। और वहीं पर देखिए इन लोग का काफ़ी विवाद हुआ, गरम दल नरम दल। नरम दल का कहना था कि जनता कुछ समझती ही नहीं, तो सनातन परंपरा को मानती आ रही है। गोपाल कृष्ण गोखले कह रहे थे कि उनके अंदर राजनीतिक चेतना नहीं है। और गर्मपंथियों का कहना था कि हम जनता से जुड़ेंगे, उनके अंदर राजनीतिक चेतना आएगी। ये चीज़ें बाखूबी 1915 तक लगभग उनके अंदर जो आम जनता जनमानस था, ये जो गरम दल के लोग थे, इनके द्वारा इतना उत्साह जगा दिया गया था कि इनको राजनीतिक चेतना इनके अंदर जागृत हो चुकी थी। गांधी जी इसी का फ़ायदा उठा लेंगे। जब राजनीतिक, देखिए, जब कोई जग गया है तो उससे आप बातचीत कर सकते हो, जब कोई सोया रहेगा तो उससे आप जगाने में काफ़ी मशक्क़त करेगा, वो भी आँख मूंद के सब कुछ देखते हुए कि जग रहा है लेकिन सोने का नाटक कर रहा है। लेकिन इस नाटक को ख़त्म करते हैं गरमपंथी, और इस नाटक को ख़त्म करके उनके अंदर नई चेतना जनता के अंदर भरते हैं, और इसी नई चेतना का फ़ायदा उठाएंगे गांधी जी। और गांधी जी इन सभी को राजनीतिक स्तर पर जो इनके अंदर चेतना है, इसको हथियार के रूप में अपने आंदोलन में प्रयोग करेंगे और आम जनमानस से जुड़ेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। मैं यहाँ आपको दिखा दूँ साबरमती आश्रम का सीन। तो ये है साबरमती आश्रम का सीन। इसी आश्रम की बात मैं कर रहा था कि यह स्थापना इन्होंने 1916 में आने के बाद की थी। तो आगे बढ़ते हैं। 1916 में ही देखेंगे कि लखनऊ समझौता होता है। तो लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का होता है। हमने देखा गरम दल नरम दल फिर से एक हो जाएंगे एनी बेसेंट की सहायता से, और फिर बाद में देखेंगे इस तिलक की सहायता से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हो जाता है। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक समझौता हो जाता है। अब इस समझौते में हमने आपको चीज़ें बताई कि निर्वाचन प्रणाली जो थी इसको मान लिया गया था, और यहीं से आप देखेंगे 30 साल बाद पाकिस्तान का उदय होगा, यहीं पर कहीं ना कहीं बीज बो दिया गया था। तो इस बातों को हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो इसमें गांधी जी भी शामिल हुए थे, और गांधी जी ने भी कुछ कमेंट किया था। इसके बारे में भी आप पिछला वीडियो जाके देखिए, आपको हर एक चीज़ बात कहानी की तरह अच्छे से याद हो जाएगी। तो इसमें गांधी जी भी शामिल हुए। यहीं पर गांधी जी हैं जो राजकुमार शुक्ल से मिलते हैं, और राजकुमार शुक्ल जो है वो चंपारण का एक किसान था। तो चंपारण बिहार के किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत कराता है। तो राम कुमार शुक्ल जो है चंपारण
में जो बिहार में है चंपारण, वहाँ के किसानों पर जो समस्याएं थी उससे गांधी जी को अवगत कराता है। तो गांधी जी को जो अवगत कराता है वो रिक्वेस्ट भी करता है, गांधी जी आप हमारे यहाँ आइए और हमारे आंदोलन का नेतृत्व कीजिए, आंदोलन चलाइए और हमें इससे निजात दिलाइए समस्या से। ठीक है, तो उस समस्या से जब निजात दिलाने के बाद गांधी जी मान जाते हैं। अच्छा, समस्या क्या थी कि 3 कठिया पद्धति। तो 3 कठिया पद्धति की बेसिक क्या होता था कि कुछ ज़मीन होते थे, उस पे कुछ क्षेत्र को आरक्षित कर दिया जाता था कि इस पे तुमको ज़बरदस्ती नील उगाना, अगर नहीं भी मन है तब भी उगाना है। अच्छा, पैसा भी पहले से सेट कर दिया जाता था, चाहे महंगा मार्केट में बिके चाहे सस्ता, हम तुमसे इतने भाव लेंगे। अब बेसिकली महंगा बिकता था और बहुत सस्ते मामूली रकम पे इनको किसानों को ज़बरदस्ती एग्रीमेंट करा दिया जाता था और किसानों को बाध्य होकर करना भी पड़ता था। तो फिर इस बारे में चलिए बात कर लेते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे चंपारण सत्याग्रह, गांधी जी द्वारा यह पहला सत्याग्रह चलाया जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह कब शुरू होता है? 1917 में। 1917 में गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू किया जाता है। गांधी जी ने सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग अगर कहीं किया तो यह इंडिया में चंपारण सत्याग्रह में किया। ठीक है, मैंने वहाँ अगर लेकिन आपसे पूछेगा गांधी जी द्वारा सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग कहाँ किया गया, तो दक्षिण अफ्रीका, मैंने बताया था अभी। और पूछेगा भारत में सत्याग्रह संबंधी पहला प्रयोग, तो चंपारण। किनके पक्ष में किया था? तो भाई नील किसानों के लिए आए थे, तो नील किसानों के पक्ष में इन्होंने यह सत्याग्रह आंदोलन किया। तो गांधी जी को चंपारण किसने बुलाया था? हमने अभी आपको बताया कि राम कुमार शुक्ल द्वारा। कारण क्या था कि 3 कठिया पद्धति की कोई क्षेत्र होता था, उसमें कुछ क्षेत्रों को ज़बरदस्ती एग्रीमेंट के द्वारा या करा लिया जाता कि भाई 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती, 3/20 हिस्से पर आपको नील की खेती करनी ही करनी है। ठीक है, तो इस तरह उनको मजबूर किया जाता था। अच्छा दाम भी नहीं दिया जाता था और मार्केट में जो कृत्रिम नील आ गए थे तो इस नील का दाम भी घट रहा था। तो किसान बहुत परेशान हो गए और उनको खाने के लिए कुछ नहीं हट रहा है, तो बहुत परेशानी में आ गए थे, इसलिए हाँ गांधी जी को बुलाना पड़ा। आगे देखते हैं, 1 मिनट। यहाँ देखिए मैंने बता दिया 3 कठिया पद्धति, भूमि के 3/20 हिस्से पे पूछेगा कितने हिस्से पे, तो 3 यहाँ देखिए 3/20 हिस्सों पे अनिवार्य रूप से या अनिवार्यता नील की खेती करनी पड़ती थी और निर्धारित दामों पर नीलहों को बेचनी पड़ती थी। नीलहों मतलब जो होते हैं ये बड़े बड़े एक हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर थे, ज़बरदस्ती इनसे उगवाते थे और अपने द्वारा जो निर्धारित दाम कर देते थे उसी पे लेते थे। ऐसा भी नहीं था कि 10 रुपये बिकता था पर 98 दाम रख देते थे, पता लगा उनका खर्चा ही नहीं निकलता, तो किसान कैसे अपनी रोजी रोटी चलाए। तो यही चीज़ें मैंने बताया। तो पूछेगा कितने हिस्सों पर, 3/20वें हिस्से पर अनिवार्य रूप से इनको खेती करनी होती थी और यह दाम भी इनके मन मुताबिक नहीं मिलता था, यूरोपीय मालिक होते थे वही होते थे। अच्छा, नीलहों जो लिखे हैं, तो नीलहों का मतलब भारत में कारखानों के मालिक होते थे, नील के कारखानों के जो मालिक होते थे, और यह मालिक कौन होते थे? यूरोप के लोग होते थे। ठीक है, यहाँ आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब फिर देखिए इसमें नेता वाली बात है, तो इसमें नेता कौन है आपसे पूछेगा, तो मुख्य नेता तो हम जानते ही हैं कि जिनके निर्देशन में चीज़ें चली तो वह गांधी जी हैं। मुख्य नेता इसमें गांधी जी हैं। अन्य नेताओं में बात कर ले तो पूछता है आपसे कि अन्य नेताओं में कौन शामिल था, तो अन्य नेताओं में आप देख लीजिए गांधी जी के साथ जो अन्य नेता थे उनमें शामिल जो नेता हैं उसमें महादेव देसाई जी हैं। गांधी जी के निजी सचिव, इसको याद रखिए, गांधी जी के निजी सचिव भी रहे महादेव देसाई जो हैं, गांधी जी के निजी सचिव भी थे। और इनमें जो और लोग शामिल थे उसमें मरहरी पारेख जी हैं, मजरुल हक शामिल थे, राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, ब्रज किशोर शामिल थे, अनुग्रह नारायण जी शामिल थे और JB कृपलानी भी शामिल थे। तो आप इनको याद रखिए क्योंकि आपसे पूछेगा कि चंपारण जो आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह संबंधी आंदोलन, गांधी जी का यह पहला आंदोलन था, तो इसमें कौन कौन गांधी जी के साथ शामिल था। तो ऑप्शन में इनमें से 3 नाम दे देगा, एक नाम नहीं देगा। तो कौन शामिल नहीं था, तो उसमें से एक नाम अलग से डालेगा, तो आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। वैसे शामिल तो बहुत लोग थे लेकिन जो प्रमुख नाम है यही हैं। तो फिर आप इन नामों को जब याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन सही होने की प्रायिकता सही हो जाएगी। तो आप पूछोगे सर अब ये सब नाम कैसे याद हो,
तो मैं आपको बता दूं चंपारण मनरा बजे, इस तरह याद रखिए, चंपारण मनरा बजे। मनरा जो है टिरिक है, तो मनरा से माँ से हो जाएगा तो मनहरि पारेख, माँ से मनहर पारेख, ना से नरहरि पारेख, और रा से जो हो जाएगा राजेंद्र कुमार हो जाएगा, बा से जो होगा ब्रज किशोर हो जाएगा, जे से जे बी कृपलानी हो जाएगा। और एक छूट गया अनुग्रह नारायण, तो इसको अनुग्रह नारायण को याद कर लीजिए। उसके बाद महादेव देसाई जो इनके निजी सचिव थे तो शामिल होंगे ही भाई, निजी सचिव थे तो शामिल होंगे। इस तरह आप याद कर सकते हैं। तो मनरा बजे आप ट्रिक बना लीजिए, आप इस तरह याद कर लीजिए, जैसे भी याद हो आप वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गांधी जी के आगे की बात। तो चंपारण में गांधी जी का विरोध देखेंगे कि जब इस आंदोलन का नेतृत्व करें तो इस सत्याग्रह का, तो गांधी जी का विरोध भी होता है। तो विरोध करने वाले नेता कौन थे? एन.जी. रंगा थे। अच्छा, आपको बता दें कि यह किसान थे, एन.जी. रंगा। आप पूछेंगे किसानों की तरफ से तो गांधी जी लड़ रहे थे, तो फिर एक किसान नेता ही क्यों काबिल विरोध कर रहा? तो इनका मतलब था कि गांधी जी कहीं ना कहीं रईस ज़ादे के रूप में हैं, अच्छे ख़ानदान से आते हैं, इनको किसान से क्या मतलब है, किसान के बारे में क्या जानते हैं। तो भाई ये अपने हिसाब से देखो, कोई भी हो, अब पता लगे कि कोई किसान आवे और वह टेक्नोलॉजी बात करने लगे, तो वही हो जाएगा ना कि ये तो किसान है, कैसे बात कर रहा। तो जब किसान की समस्या है तो किसान नेता ही समझेगा। तो ये किसान नेता एन.जी. रंगा थे, तो इन्होंने एक अटैच किया। तो ये विरोधी नहीं थे, बस इन्होंने इतना ही कहा कि ये तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, इन्हें क्या किसानों के दुख दर्द के बारे में मालूम है। तो इनका विरोध करने वाला नेता कौन था? तो एन.जी. रंगा। और आंदोलन की सफलता देखिए, ये आंदोलन जाके देखेंगे बाद में, तो ये आंदोलन सफल भी होता है। तो आंदोलन सफलता प्राप्त करता है। और इसमें नीलहे जो हैं 25% धनराशि, देखेंगे कि नीलहों द्वारा जो अत्याचार हो रहा था, जो उनकी बातें नहीं मान रहे थे, उनसे पैसा मांगते थे, पैसा उनको देना पड़ता था, नहीं देते थे, उनके घर जायदादों को भी ले लिया जाता था, उनके सारी चीज़ों को। तो जो नीलहों द्वारा ज़बरदस्ती लिए जाते थे, इसी का विरोध गांधी जी कर रहे थे। जब आंदोलन सफल होता है तो नीलहों के द्वारा कहा जाता है कि ठीक है भाई, मैंने जो पैसा पाया है, अभी तक जितने किसानों से जितना पैसा हमने ज़बरदस्ती वसूला है, उसका हम 25% आपको वापस कर देंगे। तो इस प्रकार नीलहे राजी हो जाते हैं कि हम 25, जैसे 100 रुपये अगर वसूले हैं तो हम 100 नहीं वापस करेंगे, लेकिन 25% मतलब 25 रुपये वापस कर देंगे। तो इस पे गांधी जी मान जाते हैं, चलिए ठीक है। अब वही होता ना, जहाँ कुछ नहीं मिलना था वहाँ कुछ ही मिल रहा है, तो यही इम्पोर्टेंट हो गया। तो इस प्रकार यह आंदोलन कहीं ना कहीं सफल रहा, और इसी से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहीं पर इनको महात्मा की उपाधि देते हैं। तो पूछेगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने, मतलब महात्मा की उपाधि गांधी जी को किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। पूछेगा कब दी? तो जब चंपारण सत्याग्रह आंदोलन सफल हुआ, तो उससे प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को मतलब क्या है कि महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, आज हम वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, और आप लोग वीडियो पूरा वॉच किया करिए। और अगर हमारे पे आप पहली बार आए हैं तो बहुत विश्वास से आइए, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और एक कमेंट कर दीजिए, ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। शुक्रिया, धन्यवाद।